आज हमारा थर्ड डे है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले वाले सेशंस में आप लोगों ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है वो हमने कवर किए। एंड आई होप आप सबने वो वीडियो लेक्चर्स देख लिए हो। सबने देख लिया लास्ट के 2 लेक्चर्स? सबका एकदम कंप्लीट हो चुकी है, चीजें रिवाइज भी कर चुके हो? गुड। कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया बात है। चलिए आज हम ये देखने वाले हैं बेसिकली लॉ कितने तरीके के हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है लॉ को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ लॉ। सो देयर आर बेसिकली गाइज ओनली, अगर हम पहले की मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, याद है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक पर्सन अग्री करता है दूसरे पर्सन के साथ और दूसरा वाला पर्सन भी अग्री करता है। म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंसस एड आइडम, इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता था। एक पर्सन अगर ब्रीच करता है यानी कि अपने प्रॉमिस को ब्रेक करता था तो क्या होता था, दूसरा पर्सन क्या करता था? केस फाइल कर देता था, स्यू कर देता था। अब ऐसे इतने लोग केस फाइल करते हैं ना इंडिया में, इसकी वजह से कोर्ट्स में ना बल्क ऑफ केसेस पड़े हुए हैं अभी तक पेंडिंग। और ये डायलॉग सुना हुआ है ना हमने, तारीख पे तारीख मिलती रहती है लोगों को, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख मिली बट इंसाफ नहीं मिला माय लॉर्ड। सुना है ना डायलॉग? तो इतने बल्क में केसेस पड़े हैं, तो हमारे कोर्ट्स ने और हमारे जो देश का लॉ है उन्होंने सोचा कुछ ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जहां पे हमें सिर्फ कोर्ट के पास ना जाना पड़े। तो बेसिकली सबसे पहले हम लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कोर्ट्स में ना जाने के अलावा कोई और भी ऑप्शंस है हमारे पास। तो ये 2 टॉपिक्स बेसिकली आज हमें अपनी क्लास में कवर करना है। बेसिकली सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ लॉ से, उसके बाद पढ़ेंगे डिस्प्यूट्स वाली चीजें। तो मेजरली हमारे देश में जो लॉ है ना, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रिवाज, एक पर्टिकुलर जगह का रिवाज वहां का लॉ बन जाता है, को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आता है जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड लास्ट इज लेजिस्लेशन। जो आज की डेट में सबसे मॉडर्न वाला है ना, वो ये 3rd नंबर का है, लेजिस्लेशन, जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो इतने टाइम से चलता आ रहा है। कोई लॉ है, ठीक है, कोई रिवाज है एक पर्टिकुलर एरिया का। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स की बहुत जल्दी मैरिज कर देते हैं या बच्चों की ही शादी कर देते थे, वो पहले टाइम का रिवाज होता था। बट अब इसके लिए लेजिस्लेशन बन गया है, यानी कि अब इसके लिए लॉ बन गया है कि इस तरह की चीजें अब हम सपोर्ट नहीं करते। अगर बच्चों की चाइल्ड मैरिज आप अर्ली मैरिज कर देते हो, जो पहले के टाइम में कस्टम होता था, तो इस तरह के कस्टम्स अब नहीं चलेंगे। लेकिन अभी भी हमें पता है बहुत सारे पहले के ऐसे कस्टम्स चलते आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स की जब मैरिज होती है तो वो चूड़ा पहनती है। क्या हमें याद है ये कस्टम कब से चल रहा है? आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे, वो अपनी मम्मी पापा ने उनको बोला होगा, उनके मम्मी पापा करते करते पता नहीं कहां से चलता आ रहा है, हमें याद भी नहीं है। दिस इज वॉट यू कॉल कस्टम, जो सालों से चलता आ रहा है, वो एक लॉ बन जाता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरा जुडिशियल प्रेसिडेंट, जब इस पे बात करेंगे देन वी विल कवर इट। आगे चले, 3 तरह के लॉ होते हैं। सबसे पहला कस्टम, यू नीड टू स्पीक विद मी। द फर्स्ट वन इज कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। करें तीनों को डिटेल में। तो पहला आता है कस्टम। कस्टम क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ही लंबे टाइम से चली आ रही है, बहुत लंबे टाइम से, इतना लंबा टाइम है ना कि हमें याद भी नहीं है। ओके, लेकिन हर तरह के कस्टम यानी कि हर तरह के रिवाज लॉ नहीं बनते। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ ना, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोहिबिट करता है मैरिज विद विच आर विद इन दी प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। पहले के टाइम में ना एक रिवाज होता था कि रिलेशनशिप्स में ही आगे भाई बहन की शादी हो जाती थी, या मामा का बेटा और मामा की बेटी की शादी हो गई। आजकल नहीं होता ऐसा, लेकिन पहले के टाइम का कस्टम है। अब अगर हम बात करें ना, जो बहुत पुराने टाइम के कस्टम्स हैं, हर कस्टम को हम लॉ नहीं मानते। ठीक है, हर कस्टम को हम लॉ नहीं मानते। कौन कौन से कस्टम्स लीगल है ना, वो अभी हम पढ़ेंगे। सो कस्टम क्या है? कोई ऐसा लॉ है जो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट इट मस्ट ऑल्सो बी सपोर्टेड बाय द ओपिनियन ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक मीन्स आप सब लोग। अगर आप उस कस्टम को फॉलो करते हो और आपको उस कस्टम के बारे में पता भी है, नॉलेज भी है, तभी वो आपका लॉ बनेगा। अदरवाइज सोचो हमें तो पता ही नहीं, तो काय का कस्टम? आपको तो पता ही नहीं उस चीज के बारे में, आप फॉलो क्या कर रहे हो? आपका कस्टम यानी कि आपका रिवाज लॉ तब बनेगा जब आपको उस चीज के बारे में जानकारी होगी, नॉलेज होगी, और आपके पापा के पापा के पापा उनको फॉलो करते आ रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, देन कस्टम बिकम्स लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके,
एवरी कस्टम नीड नॉट बिकम लॉ, हर तरह का कस्टम लॉ नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल जो लीगल नहीं है कस्टम, जैसे कि रिलेशनशिप्स में शादी हो जाना, हिंदू मैरिज एक्ट अब इसको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है. पहले के कस्टम को कुछ ऐसे हैं जो अब क्या हो गए हैं, कस्टम इलीगल हो गए हैं, उसको हम फॉलो नहीं करेंगे अब. However, the act, कौन सा एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, prohibits the marriage within the degree of relationships if there is proven custom within a certain community. मैंने बोला आपको, अगर आप उस कस्टम को फॉलो करते हो, आपको उस कस्टम की जानकारी भी है, तब लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे आपको पता ही नहीं आपके कस्टम के बारे में, तो लॉ आपको सपोर्ट करेगा? नो. कस्टम लॉ तभी बनेगा व्हेन यू हैव द नॉलेज. आप प्रूव कर सकते हो अपने आप को, दिस इज आवर कस्टम, और आपके पास पूरा राइट है, आप अपने कस्टम को बचा के भी रख सकते हो, आप अपने रिवाज को प्रिजर्व भी करके रख सकते हो. पिछले टाइम का हम कस्टम्स पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं बहुत पुराने टाइम का. इन एंशियंट सोसाइटीज कस्टम्स वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ. पहले के टाइम में लॉ होता ही नहीं था, तो ये जो एक दूसरे के रिवाज होते थे ना, जो हमारे बड़े बता देते थे, वही हम क्या समझ लेते थे, वही कस्टम है, वही लॉ है. पहले के टाइम में ये होता था, कोई एक्चुअल लॉ तो बना नहीं था, लॉ ही नहीं था, तभी तो हमें ब्रिटिशर्स की सुननी पड़ती थी, जो ब्रिटिशर्स ने बोल दिया बस वही चलता था. ठीक है. सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अभी क्या है, टाइम चेंज हो रहा है, एंड द एडवेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ इज डिमिनिश्ड. आजकल कस्टम को हम कम इंपॉर्टेंस देते हैं, लॉ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. लेकिन फिर भी किसी पर्टिकुलर जगह का कस्टम है तो है. फॉर एग्जाम्पल चूड़ा पहनती है गर्ल्स तो पहनती है, हम नहीं मना करते, वो उनका कस्टम है, वो उनका लॉ है. आगे समझ में? तो कस्टम एक ऐसी चीज है जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, और कस्टम लॉ तभी बनेगा अगर वो लीगल है, प्लस अगर आपको उसकी नॉलेज है और आपके पास पूरा राइट है, आप अपने कस्टम को प्रिजर्व करके रख सकते हो. कस्टम बहुत पुरानी टाइम की चीज है, आजकल हम इसको फॉलो तभी करेंगे जब आपको उस चीज की नॉलेज होगी. आगे चलते हैं. लीगल कस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. लीगल यानी कि कस्टम लॉ तभी बनेगा 3 तरह से. पहला जनरल कस्टम, लोकल कस्टम, कन्वेंशनल कस्टम. गाइस पहले ही बोले 5 नंबर का ही पूरा चैप्टर है, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर यूनिट, पूरा का पूरा चैप्टर जो लास्ट क्लास में पढ़ा, उससे पिछले क्लास में पढ़ा, आगे की जो क्लास में पढ़ेंगे. मैंने 4 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है पूरे चैप्टर को. आज पढ़ रहे हैं और इससे नेक्स्ट क्लास में भी यही वाला पढ़ेंगे. 5 नंबर के लिए 4 सेशंस लगा रहे हैं हम, बिकॉज इट इज लेंथी, लेकिन पढ़ेंगे उतना जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, ओवर एंड अबव नहीं करना, एनर्जी वहीं लगाएंगे जहां पे हमें जरूरत है. सो जनरल कस्टम विच इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरे देश पे चलता है जनरल कस्टम. द नेक्स्ट वन इज लोकल कस्टम, एक पर्टिकुलर लोकल एरिया में चलता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट में चलेगा, हरियाणा में चलता है, वो सेम चीज पंजाब में नहीं चलेगी. दिस इज लोकल कस्टम ऑफ हरियाणा. ठीक है, और हरियाणा के अंदर जितने भी जो भी कुछ आता है ना, हर जगह हर एरिया पे वो रिवाज लगेगा. नेक्स्ट आता है कन्वेंशनल कस्टम. कन्वेंशनल कस्टम बनता है अग्रीमेंट से. याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अग्रीमेंट्स बनते थे, 2 पर्सन अग्रीमेंट के बीच में एंटर हो गए, किसी ने भी ब्रीच किया तो क्या जाग जाता था, कन्वेंशनल कस्टम. यानी कि अब हम कहां पे जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हम केस फाइल करेंगे. ये कन्वेंशनल कस्टम होता है कि रिवाज होता है, भाई जिसने भी तोड़ा ना अग्रीमेंट, हम तो केस फाइल करेंगे. ये रिवाज होता है उस पर्टिकुलर ट्रेड का. ट्रेड मीन्स बिजनेस का. आप मेरे साथ बिजनेस करो, चलो कन्वेंशनल कस्टम कैसे लगाएंगे, चलो आप मेरे साथ बिजनेस करो. अगर आपने कोई भी अपना प्रॉमिस तोड़ा जो आपने मुझे किया था, गाड़ी देनी थी आपने मुझे, मना किया, तो मेरा एक कस्टम है, कितने टाइम से लोग बिजनेस में यही करते हैं, क्या करते हैं, केस फाइल कर देते हैं. दिस इज कन्वेंशनल कस्टम. लेट्स रिवाइज वंस अगेन. 3 तरह के हमारे पास लीगल कस्टम्स हैं, जनरल, लोकल, कन्वेंशनल. जनरल विच इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया. दूसरा लोकल कस्टम विच इज एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर स्टेट. एंड लास्ट वन कन्वेंशनल कस्टम which comes from the agreement. और अग्रीमेंट कहां पे बनाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. क्या इतनी बातें क्लियर हुई? रिवाइज कर लें, साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे. कस्टम एक ऐसी चीज है जो बहुत ही लंबे समय से चलती आ रही है, जो जनरल पब्लिक की ओपिनियन में उनको सही लगता है कि ये हमारा रिवाज है. हर तरह का कस्टम लॉ नहीं बनता. फॉर एग्जाम्पल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में ये बोला हुआ है कि रिलेशनशिप्स में जो शादी कर देते हैं ना, उसको अभी बैन करते हैं, लेकिन पुराने टाइम का तो कस्टम था. दूसरी चीज, कस्टम बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन अगर आपको अपने कस्टम की नॉलेज है, देन यू कैन कंसिडर इट एज लॉ, अदरवाइज यू कैन नॉट. 3 तरह के लीगल कस्टम है,
जनरल, लोकल एंड कन्वेंशनल। क्लियर हो गई चीजें? अब आगे, जूरिस्ट कौन होते हैं? जो जजेस वगैरह होते हैं। द वेरियस जूरिस्ट एंड कोर्ट्स हैव लेड डाउन सम एसेंशियल टेस्ट फॉर द कस्टम टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपको पता लगाना है कि कोई भी कस्टम यानी कि रिवाज कोई लॉ है या नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। हर तरह का कस्टम लॉ नहीं बनता। अगर आपको पता लगाना है कि ये इनका कस्टम लॉ है या नहीं, तो देयर आर सर्टेन टेस्ट, यानी कि 4 पॉइंट से आप जज कर सकते हो कि ये वाला कस्टम लॉ है या नहीं। कौन कौन से पॉइंट? सबसे पहले एंटीकिटी। एंटीकिटी का मतलब होता है जितना पुराना उतना लंबा रिवाज चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंटीक चीजें क्या होती है? बहुत पुरानी चीजें। एंटीक मीन्स वेरी ओल्ड। सो अगर कोई ऐसा कस्टम है, कोई ऐसा रिवाज है जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, देन दैट कस्टम इज लॉ। पता लगाना है अगर कि ये कस्टम लॉ है या नहीं, तो पहली चीज वो कस्टम बहुत पुराना होना चाहिए। यार इतना पुराना होना चाहिए कि आपकी मेमोरी के बाहर है कि कब से आ रहा है। इममेमोरियल मीन्स आपके पापा के पापा के पापा के पापा, उससे पहले तो हम पता ही नहीं ना कौन था। इतना पुराना है कि आपकी मेमोरी से भी बाहर है कि कब से चला आ रहा है, किसी को नहीं पता, बस फॉलो कर रहे हैं। हमारी मम्मी भी फॉलो करती थी, उसके पापा भी, उनके पापा भी, उनके पापा भी, सब फॉलो करते आ रहे हैं। इतने लंबे समय से अगर चलता आ रहा है, तो दिस इज कस्टम एंड दिस विल बिकम law of that particular area and for that particular people. Is it clear? In order to be legally valid, customs should have been in existence for a very long time. The only condition is that those should have been in practice, यानी कि इतने टाइम से चलता आ रहा है, since time immemorial means हमें पता भी नहीं, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते वो टाइम कि कब से चला आ रहा है। अगर बहुत पुराना है, बहुत एंटीक है, तभी आप उस कस्टम को क्या मानोगे? लॉ मानोगे। क्लियर हो गया ना? दूसरा, कस्टम्स टू बी वैलिड शुड हैव बीन इन कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। पहला पॉइंट, कंटिन्यूटी में हो। ऐसा नहीं है कि आज आप 2 महीने तक फॉलो किया, फिर 4 साल तक वो कस्टम फॉलो ही नहीं किया, फिर से दोबारा याद आ गया, फॉलो करने लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट हमें बताता है कंटिन्यूअस होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 एंटीक होना चाहिए और दूसरा कंटिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल, बीच बीच में डिसरप्शन आ रही हैं, तो वो आपकी नॉलेज के बाहर चला जाएगा ना, आपको याद भी नहीं होगा जब जिस टाइम पे आपने उसको फॉलो नहीं किया, आप भूल जाओगे उस कस्टम को, यानी कि आपकी नॉलेज से बाहर चला जाएगा। जो चीज आपकी नॉलेज के बाहर है उसको तुम प्रूव ही नहीं कर पाओगे कभी भी। ठीक है, पहले ही बोल दिया था, जो चीज तुम्हारे नॉलेज में है दैट इज कस्टम, और वही वाला कस्टम लॉ बनता है। तो यहां पे पॉइंट इज, हेडिंग बना सकते हैं, कंटिन्यूअस, लंबे समय से चलता आ रहा है विदाउट एनी ब्रेक। और पहला क्या था? एंटीक, बहुत टाइम से, और यहाँ पे इतने टाइम से आप फॉलो कर रहे हो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरप्शंस। अगर थोड़ा सा भी ब्रेक आता है तो हम भूल जाते हैं उस चीज को और हमारी नॉलेज से बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रीजनेबल। रीजनेबल वर्ड का मतलब होता है फेयर एंड जस्टिस। इट शुड बी फेयर एंड जस्टिस। किसी को हार्म करे अगर आपका कस्टम, तो क्या वो लॉ बनेगा? इट शुड बी फेयर एंड जस्टिस, सबके लिए होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, किसी को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, सो कस्टम मस्ट कंफर्म टू द नॉर्म्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी, यानी कि लोग उसको यूज करते हो रीजनेबल तरीके से। अ कस्टम टू बी वैलिड शुड बी बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। जो एक रैशनल पर्सन जिसका थोड़ा सा दिमाग होता है, उसी तरह का कस्टम हम लोग यूज करते हैं। फालतू के कस्टम्स हम नहीं यूज करेंगे ना अब, चाहे हमारे पहले के लोग फॉलो भी करते हो, हम मॉडर्न पीपल हैं। ठीक है, हम रीजनेबल कस्टम्स यूज करते हैं। आगे चलते हैं, पर्दा सिस्टम यूज करते हो? कस्टम चलता आ रहा है, हट गया ना, अब नहीं यूज करते ना उसको। मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज क्या होते हैं? चलो आप लोगों से पूछती हूँ, व्हाट आर दी मॉरल वैल्यूज? कम ऑन। जो सही है वो मॉरल है, जो गलत है खून कर देना किसी का इमोरल है। ठीक है, सो मॉरल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट इमोरल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? टेल मी। पढ़ा है ना आपने थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? फॉर एग्जाम्पल, हमारी देश की गवर्नमेंट ने इंडिया की जनता के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। कोई भी पर्सन इस जनता, देश की जनता के राइट्स को अफेक्ट करने की कोशिश करता है ना अगर, तो क्या हो जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद नहीं क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था? कोई 2 पर्सन्स को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, कोई भी बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। रिस्ट्रेन टू ट्रेड, रिस्ट्रेन टू डू एनी काइंड ऑफ, टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, रिस्ट्रेन टू मैरिज। ये सारे पॉइंट्स किस में आते थे?
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, हम किसी को रोक नहीं सकते, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आते हैं, ठीक है। तो आपका कस्टम लॉ तभी बनेगा अगर वो मॉरल हो, अगर वो रीजनेबल हो, अगर वो कंटिन्यूस हो यानी कि बिना ब्रेक के चल रहा है, एंड एंटीक हो। लेट्स रिवाइज वंस अगेन कि आपका जो कस्टम है वो लॉ कब बनेगा, पहला एंटीक हो, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा रीजनेबल मींस फेयर एंड जस्टिस, एंड लास्ट वाला मॉरल भी होना चाहिए, विच इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल सुनो इसका, A custom of adopting a girl for immoral purposes is illegal। पहले के टाइम पे कस्टम था ये, गर्ल को अडॉप्ट कर लेते थे और बुरे बुरे काम करवाते थे, अब नहीं चलता ना ऐसा, ऐसी अडॉप्ट ही नहीं करने दिया जाता। पूरा टेस्ट होता है अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो, आप कितने केपेबल हो, क्या उसको अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अच्छे माँ बाप बन सकते हो, नहीं बन सकते हो। तो पहले के टाइम में गर्ल्स को अडॉप्ट कर लिया जाता था और इमोरल काम करवाते थे उनसे। अभी के टाइम में ऐसा कस्टम चलेगा? हर तरह के कस्टम लॉ नहीं बनते। अगर कोई कस्टम इमोरल है तो वो लॉ नहीं बनेगा। लेट्स रिवाइज वंस अगेन, 4 पॉइंट्स होते हैं कस्टम लॉ कब बनेगा। पहला वो एंटीक होना चाहिए, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा रीजनेबल, एंड लास्ट पॉइंट मॉरल। वेरी गुड, आगे चलते हैं। चाइल्ड मैरिज, जल्दी समय में शादी करा देना। फॉर एग्जाम्पल 13 साल का कोई लड़का है और 12 साल की कोई लड़की है, पहले के टाइम में करा देते थे, बाल विवाह बोलते थे। अब चलता है ऐसा कस्टम चलेगा? तो क्या ऐसा कस्टम अभी लॉ है? नहीं है। कस्टम्स वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ इन एंशिएंट टाइम। पहले के टाइम में एक्चुअल लॉ होता ही नहीं था, तो हम ये कस्टम्स को ही फॉलो करते थे। सो एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कस्टम्स वर नॉट यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल थ्रू आउट द कंट्री। एक कस्टम, फॉर एग्जाम्पल हमारी फैमिली का एक कस्टम है, तुम्हारी फैमिली क्यों मानेगी? क्या यूनिवर्सल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है? नहीं ना। हरियाणा का एक कस्टम है, पंजाब वाले मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। तो कहते हैं कस्टम यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल पूरी कंट्री पे एप्लीकेबल नहीं होते, पर्टिकुलर पीपल उसको मानते हैं। जैसे कि जनरल वाला है तो पूरे देश पे लग जाएगा, लोकल वाला है तो स्टेट पे लग जाएगा, कन्वेंशनल वाला है तो उस अग्रीमेंट पे लग जाएगा। Some regions of the country had their own customs and usage। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? कस्टम की इंपॉर्टेंस कम हो गई। हमारा देश आजाद है, हमने क्या बनाया अपने लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें हम हर सिटीजन्स के लिए हमने क्या लिखे? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम कस्टम्स को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। किसको देंगे? लेजिस्लेशन को, लॉ मेकिंग बॉडी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। अब हम इन पे जाते हैं। कस्टम्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है, बट अभी भी चलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज, पहला पॉइंट पूरा कस्टम का हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। क्या होता है ये? देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर होती है हमारे देश में। इससे बड़ा कोर्ट भी है क्या कोई? 3 तरह के कोर्ट्स के नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम क्या बोल देंगे? लोकल एरिया के कोर्ट्स, लोकल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना बेटा, वो उसके पास सुप्रीम पावर होती है, सबसे मैक्सिमम पावर होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो उससे नीचे आता है, अलग अलग स्टेट के कोर्ट्स को हम क्या बोलेंगे? हाई कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया ना, तो उसको लोअर कोर्ट्स वालों को मानना ही पड़ता है। दिस इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। अ डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बिकम्स अ लॉ फॉर लोकल कोर्ट्स। तो ये किस तरह का लॉ होता है? द डिसीजन टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इट बिकम्स अ लॉ फॉर the lower courts. This is judicial president। और वहां पे क्या था? custom of a particular area becomes law for that particular area। यहाँ पे decisions taken by supreme court and high court becomes law for lower courts। आ गया समझ में? चलो पढ़ते हैं इसको लॉ की लैंग्वेज में। जुडिशियल प्रेसिडेंट रेफर्स टू द प्रीवियसली डिसाइडेड जजमेंट्स। पहले ऑलरेडी जजमेंट्स दे चुके हैं, केस लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, वहां के हाईएस्ट जज को हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का जो हाईएस्ट सीनियर जज होता है उसको क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई डिसीजन दे दिया तो नीचे वालों को तो भाई वो ही फॉलो करना पड़ेगा, वो लॉ बन जाता है। दे आर बाउंड टू फॉलो द ऑर्डर्स और यू कैन से द डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बाइंडिंग कैरेक्टर ऑफ प्रीवियसली डिसाइडेड केसेस इज इंपॉर्टेंट कंसीडरिंग द हायरार्की ऑफ द कोर्ट। हायरार्की मतलब लेवल्स। ऊपर वाले ने डिसीजन ले लिया तो उसके नीचे वाली हायरार्की यानी कि लेवल उसको फॉलो करेगा और नीचे वाला भी उसको फॉलो करेगा। ठीक है जी।
So in case of India, hierarchy has been established by Constitution of India. हमारे देश का Constitution decide करता है कितनी hierarchy होती है. तो क्या hierarchy है हमारे पास? Supreme Court, High Court, Lower Courts. यही तो hierarchy है हमारे देश में. 3 तरह के courts हैं, Supreme, High and Lower Courts. इससे पहले एक चीज कर लेते हैं. Judicial President is important source of law, but it is neither as modern as legislation. अभी भी सबसे मॉडर्न कौन सा है? लेजिस्लेशन. सबसे पुराना क्या था? कस्टम. सबसे ही एंशिएंट टाइम में चलता था. फिर उससे थोड़ा सा मॉडर्न जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि द डिसीजन टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट्स बिकम लॉ फॉर द नीचे वाले कोर्ट्स. और सबसे ज्यादा मॉडर्न क्या है जो हम लोग फॉलो करते हैं? लेजिस्लेशन. ओके. सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई डिसीजन ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, चाहे वो हाई कोर्ट कहीं का भी हो. हर एक कोर्ट को वो ही फॉलो करना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है देश में, हाई कोर्ट्स मल्टीपल होते हैं. हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है. एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, भाई सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है, ये सबसे ज्यादा हाई पावर होती है इनके पास. तो ये सारे कोर्ट्स के लिए नीचे वाले केसेस में क्या बन जाते हैं? लॉ बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट में आप और आप केस लेके गए. सुप्रीम कोर्ट ने आपका समाधान निकाला, एक डिसीजन दिया आपको. वो डिसीजन नीचे वाले कोर्ट्स को भी फॉलो करना पड़ेगा. कैसे? अब नीचे वाले कोर्ट्स में आप और आप जाएंगे, कोई और 2 पार्टी, सेम तरह का केस है तुम्हारा, सेम तरह का केस है, ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है इस तरह के केस में. कौन? सुप्रीम कोर्ट. तो आप लोगों को भी क्या फैसला सुनाएगा? नीचे वाला कोर्ट. सेम आ गया. अब आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन. याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सारे नीचे वाले कोर्ट्स मानते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट से नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट तो फॉर एग्जांपल हरियाणा का हाई कोर्ट है, पंजाब का हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट है. उस हाई कोर्ट के नीचे, हाई कोर्ट तो एक स्टेट का हेड हो गया, उसके नीचे भी बहुत सारे कोर्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में. तो उस पर्टिकुलर स्टेट यानी कि उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी लोअर कोर्ट्स होंगे वो हाई कोर्ट का डिसीजन मानेंगे, वो उनके लिए लॉ बन जाता है. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. एक हाई कोर्ट है हरियाणा का, हाई कोर्ट कहाँ का? हरियाणा. हरियाणा का एक हाई कोर्ट जो सबसे हेड होगा हरियाणा का, उसके नीचे बहुत सारे लोअर कोर्ट्स होंगे हरियाणा के अंदर. हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो इन सभी कोर्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा उनका डिसीजन, यानी कि इन कोर्ट्स के लिए क्या बन जाएगा? वो लॉ बन जाएगा. अब इनके पास सेम तरह का अगर कोई कुछ भी केस आता है तो वो डिसीजन सेम लेंगे. अब लोअर कोर्ट्स का तो पढ़ ही लिया, ऊपर वाले जो भी डिसीजंस लेते हैं वो नीचे वालों को फॉलो करना पड़ता है, यही तो होते हैं लोअर कोर्ट्स. अच्छा मुझे एक बात बताओ, हरियाणा का हाई कोर्ट था, अब हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था, आप लोग आंसर करेंगे, और नीचे वाले कोर्ट्स ने उसको माना था. नीचे वाले कोर्ट्स कौन से वाले? हरियाणा वाले. नीचे वाले कोर्ट्स क्या किसी और स्टेट के हाई कोर्ट का डिसीजन भी मानते हैं? फॉर एग्जाम्पल पंजाब का हाई कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, तो पंजाब के हाई कोर्ट का डिसीजन कौन मानेंगे? पंजाब के लोअर कोर्ट्स. हरियाणा के लोअर कोर्ट्स पंजाब के हाई कोर्ट का डिसीजन क्यों माने भाई? हम तो अपने स्टेट के हाई कोर्ट का मानेंगे. समझ में आ गया? सो इन प्रेफरेंस टू द हाई कोर्ट्स ऑफ अदर स्टेट, उनको प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम अपने ही स्टेट के हायर कोर्ट को प्रेफरेंस देंगे, वो हमारे लिए लॉ बनता है. किसको समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया? प्लीज रेज योर हैंड्स. सबको क्लियर हो गया? इजी चल रहा है अभी तक? बहुत इजी है मैम, ये तो कुछ है ही नहीं, तो इसको जल्दी जल्दी निकालना है हमको. हम 5 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाना है चीजों को, कुछ डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी. आई विल मेक इट इजी फॉर यू. आगे चलें. जुडिशियल डिसीजंस कैन बी डिवाइडेड. अब आप कहोगे मैम क्या पढ़ा रहे हो ये? रेशियो डेसिडेंडी एंड दूसरा, अब मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? ऑबिटर डिक्टा. क्या बोल रहे हो मैम, ये कैसी टर्म्स हैं? ये पढ़ना पड़ेगा भाई, सिलेबस है आपका. 2 आपको जुडिशियल डिसीजंस मैं आपको बता रही हूँ जो कोर्ट्स लेते हैं ना, फैसले. जुडिशियल डिसीजंस यानी कि जुडिशियल सिस्टम क्या है हमारे देश में, जो कोर्ट्स होते हैं दैट इज जुडिशियल सिस्टम. सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट का फैसला, उससे नीचे वाले कोर्ट का फैसला, ये होते हैं जुडिशियल सिस्टम हमारे देश में. अब 2 तरह के डिसीजंस लेते हैं ये. पहला रेशो डेसिडेंडी और दूसरा ऑबिटर डिक्टा. चलो पढ़ते हैं. ये अभी अभी पढ़ा है बेटा आपने. ऊपर वाला कोर्ट जो जजमेंट देगा वो नीचे वालों के लिए क्या बन जाएगा? लॉ. रेशो डेसिडेंडी रेफर्स टू बाइंडिंग पार्ट ऑफ जजमेंट. इट इज कंसिडर्ड एज जनरल प्रिंसिपल. बहुत ही जनरल सा प्रिंसिपल है
कि it becomes generally binding on all the lower courts in future cases in same question of law. सेम तरह की चीज में ऊपर वाले जो ऑलरेडी फैसला ले चुके हैं, हम नीचे वाले तो उन्हीं को मानेंगे. दिस इज रेशो डेसिडेंडी, जो सेम हमने पढ़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, हाई कोर्ट, सारे वही मानेंगे. दिस इज व्हाट यू कॉल रेशो डेसिडेंडी. अब मतलब क्या है रेशो डेसिडेंडी का? रेशो डेसिडेंडी लिटरली मीन्स रीजंस फॉर डिसीजन. डिसीजन का रीजन एक ने ले लिया तो दूसरे वाले क्यों सुनेंगे, क्यों अपना डिसीजन लेंगे, उसी को फॉलो करेंगे. क्लियर हुआ? रेशो डेसिडेंडी, डिसीजन टेकन बाय द हायर कोर्ट बिकम्स लॉ फॉर द लोअर कोर्ट्स. द नेक्स्ट वन, ऑबिटर डिक्टा. An obiter dicta refers to the parts of judicial decisions which are general observations of the judge. General observation है. For example, सुप्रीम कोर्ट का जज ना आपस में ऐसी किसी क्लाइंट से बात कर रहा था कि यार मैं ना ये फैसला सुनाऊंगा, तो क्या ये नीचे वाले कोर्ट्स को सुनना पड़ेगा? आर दे बाइंडिंग ऑन ऑल दी अदर कोर्ट्स? नो. ऐसी उनकी कोई जनरल ऑब्लिगेशंस हैं, उन्होंने कोई डिसीजन तो नहीं दिया ना. जनरल ऑब्जर्वेशन है उनकी, यानी कि उनका ओपिनियन है, वो ऐसे किसी से बातचीत कर रहे थे, उसको बोलते हैं ऑबिटर डिक्टा. जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द हाई कोर्ट विच इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स. और रेशो डेसिडेंडी क्या था? ऊपर वालों का डिसीजन तो मानना पड़ेगा ना. लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ बातचीत ही तो कर रहे हैं. हायर कोर्ट्स के जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, दे आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर. उनकी जो बातें हैं, उनके जो ओपिनियंस है, वो भी मानने पड़ेंगे क्या नीचे वालों को? टेल मी, यस और नो. क्यों मानेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी बात कर रही हूँ, यार कल ना मैं सोच रही हूँ आपका टेस्ट लेने वाली हूँ, तो क्या आपका टेस्ट हो गया कल? क्या मैंने डिक्लेयर किया? नहीं किया. तो जब मैं डिक्लेयर करूंगी तब आप फॉलो करोगे. यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ बातचीत कर रही हूँ. जो कोर्ट्स हैं सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन है, डिस्कशन, मीटिंग्स हो रही है उनकी. दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब लास्ट, अच्छा ये जो आपका लास्ट वाला है ना, लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ, इसका ये हम अभी तक पढ़ रहे थे यूनिट 1.3 पहले चैप्टर की, उसमें 1.7 तक यूनिट्स हैं. सो 1.3 जो आप पढ़ रहे हो, उसके बाद आता है 1.4. 1.4 पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्यों ना यहीं से डिटेल में कवर कर लें. एक यूनिट के नाम पे दो यूनिट्स कवर हो जाएंगी अभी अगले 7 to 8 मिनट्स में. फिर क्या बचा? अगली वाली यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे आफ्टर ब्रेक ऑफ 2 to 3 मिनट्स. थोड़ा सा मैं सांस लेने का टाइम दूंगी ताकि माइंड एकदम फ्रेश हो जाए अगली यूनिट पे जाने के लिए. कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा ना इसमें अभी तक? अच्छी बात है, मुश्किल नहीं लगना चाहिए. सो लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ. सबसे ज्यादा मॉडर्न लॉ कौन सा होता है? लेजिस्लेशन. सबसे पुराना कस्टम, और बीच का जो बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है और बहुत ज्यादा नया भी नहीं है, जुडिशियल प्रेसिडेंट. जहां पे कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स. चलो मॉडर्न टाइम्स में क्या होता था? मॉडर्न टाइम्स यानी कि क्या होता है अभी? लेजिस्लेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लेजिस्लेशन. लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. हमें हर वर्ड का ना हिस्ट्री भी जाननी चाहिए कि वर्ड डिराइव कहां से हुआ है. लैटिन भाषा, जैसे इंग्लिश की जो लैंग्वेज है ना, हम अलग अलग वर्ड से उठा उठा के इंग्लिश की लैंग्वेज बनाते हैं. हिंदी ले लो तुम, उर्दू डाल दी बीच में, कुछ संस्कृत के वर्ड्स डाल दिए तो हिंदी बनी है. इसी तरह से वैसे इंग्लिश बनी है, तो इंग्लिश का वर्ड है लेजिस्लेशन. लैटिन वर्ड उठाया एक हमने, कौन से वाला? लेजिस, जिसका मतलब होता है लॉ. एक और लैटिन वर्ड उठाया, कौन सा? लेटम, जिसका मतलब था टू मेक या टू सेट. दोनों को कंबाइन कर दो, टू मेक लॉ. कंबाइन कर दो दोनों को, लेजिस्लेशन बन जाएगा टू मेक लॉ. तो लेजिस्लेशन होता क्या है? टू मेक लॉ. जो लॉ बनाते हैं, लॉ बनाना. कौन बनाएगा लॉ? पढ़ा होगा आपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में अच्छे से पढ़ा था. लॉ कौन बनाता है? अरे मैम एमसीए. एमसीए, अच्छा एमसीए से भी ऊपर कोई चीज है, कौन है? सोचो. हमारे देश का प्रेसिडेंट, हमारे देश का पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये उससे भी ऊपर आते हैं. ठीक है. और नीचे की चीजें क्या आती हैं? जैसे लोकल अथॉरिटीज हो गई, लोकल म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, या फिर एमसीए हो गया, ये सब नीचे आते हैं उनके. अच्छा, हमारे देश में मैं एक बार शुरू कैसे करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लॉ बनाना सिखाती हूँ, आई नो आपको अच्छे से आता है. हमारे देश में ना प्राइम मिनिस्टर सारा काम नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट सारा काम नहीं कर सकते. इसीलिए ना उन्होंने क्या किया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए. प्राइम मिनिस्टर ने या फिर प्रेसिडेंट सारा काम नहीं कर सकते, तो क्या किया हुआ है हमारे देश में? अलग अलग डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बन गई है.
एजुकेशन के लिए अलग मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स के लिए अलग मिनिस्ट्री है, कॉमर्स के लिए अलग मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग है। तो ऐसे ही ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं जो एक पर्टिकुलर काम संभालती हैं। अब अगर हम सारे कमर्शियल एक्ट्स के बारे में देखें, जैसे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो, बेटा वो कमर्शियल एक्ट है। आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, वो भी कमर्शियल एक्ट है, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं? एमसीए इस चीज के लिए कंसर्न मिनिस्ट्री है। इनका काम कौन संभालेगा? एमसीए। एमसीए ना सबसे पहले बिल ड्राफ्ट करता है। क्या करेगा? बिल ड्राफ्ट। मैं याद करा रही हूं जो आपने पढ़ा है फाउंडेशन में। अच्छा, ये बिल ड्राफ्ट करके कहां भेजते हैं फिर? पार्लियामेंट में। हमें पता है पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, फटाफट से बताओ मुझे नाम। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा में डिसीजन लिया जाता है इस बिल के बारे में। ये बिल कहां पहुंचा? राज्यसभा, विच इज द बिगेस्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। डिसीजन हुआ, डिस्कशन हुई, इन्होंने डिसीजन ले लिया। इनको पसंद आ गया ये फैसला कि ये इस तरह का एक्ट बनाना चाहते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाना चाहते थे 1872 में, पसंद आ गया इनको। फिर ये कहां पे भेज देते हैं? राज्यसभा। मैं एक और चीज बताती हूँ, आज से पहले शायद ना सुनी हो आपने। हमें पता है कि लोकसभा डिसीजन ले लेता है, फिर उसके बाद वो बिल कहां पहुंचता है? राज्यसभा। राज्यसभा ने भी एक बार पास कर दिया तो ये पहुंचता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास। बेटा प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर देता है तो वो बिल नहीं रहता, क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे ही तो बना था, ये पूरा प्रोसेस था। एमसीए ने भेजा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोकसभा, राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मुझे एक बात बताओ, सोचो, लोकसभा ने तो पास कर दिया, राज्यसभा में पड़ा है, 6 महीने हो गए अभी तक पड़ा है, अब क्या होगा? तो क्या होगा? प्रेसिडेंट कहेगा क्या मजाक चल रहा है, खेल हो रहा है यहाँ पे? वो कहेगा मिक्स हाउस बुलाया जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके बैठेंगे यहाँ पे। अब डिसाइड होगा, देखते हैं किसको कौन अग्री नहीं कर रहा है, लेट्स डिस्कस साथ में बैठ के। तो ऐसा होता है, मिक्स हाउस बुला लिया जाता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट द्वारा। ओके, ये पता थी चीज आपको? आगे चलते हैं। प्राइमरी लेजिस्लेशन। अच्छा, 3 तरह से लेजिस्लेशन हम पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ओनली 2 वेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन डिटेल में जाने का है नहीं, ओके 5 नंबर के लिए उस हिसाब से पढ़ना है। मैंने नोट्स में जो रेलेवेंट डालना था आपके लिए डाल दिया, और ये ब्यूटीफुल से नोट से आपको भेज दूंगी। तो प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या होता है? द लॉज आर डायरेक्टली इनैक्टेड बाय द सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब बोलो, पहले दिन पढ़ाया था हमारे देश में, प्रीएम्बल में कुछ चीजें लिखी थी। सॉवरेन, हमारा देश इंडिपेंडेंट है, हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, बढ़िया बात है। तो लॉ बनाने की पावर हमने किसको दी है? सबसे ज्यादा हेड कौन है यहाँ पे? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्राइमरी लेजिस्लेशन क्या है आपको पता है? लेजिस्लेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन ले लो और प्राइमरी लेजिस्लेशन में प्लीज राइट डाउन, आ जाता है आपका प्रेसिडेंट जो लॉ बनाता है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया और चीजें आ गई आपकी पार्लियामेंट। इन्होंने जो लॉ बनाया दैट बिकम्स द प्राइमरी लेजिस्लेशन। द लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट और द पार्लियामेंट इज नोन एज द प्राइमरी लेजिस्लेशन। जैसे कि पहले के टाइम में ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोई लॉ बनता था, लेकिन आज के टाइम में इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू जो लॉ बनता है दैट इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन। हमारा देश इंडिपेंडेंट है, आजाद कंट्री है, हमने अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाया है। कहां लिखा है? सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो हमें पता है कि जो प्राइमरी लेजिस्लेशन है, जो प्राइमरी सबसे पहले लॉ बनाते हैं, वो कौन है? प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। द लॉ विच इज मेड बाय प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इज नोन एज प्राइमरी लेजिस्लेशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलते हैं आगे, चले। श्योर एवरीवन? लिख लिया सबने? अब आता है सबऑर्डिनेट। प्राइमरी ऊपर वाले थे, यानी कि देश का प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया दैट इज प्राइमरी। उनके नीचे जो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल सबऑर्डिनेट वाले। अच्छा, जो प्राइमरी लेजिस्लेशन था उसको हम सॉवरेन अथॉरिटी बोलते हैं। सॉवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेते हैं, किसी और की नहीं सुनते। प्रेसिडेंट किसी और की सुनेगा? क्यों सुनेगा? प्रेसिडेंट किसी और की सुने बिना सॉवरेन तरीके से लॉ बनाता है, इंडिपेंडेंटली, प्राइमरी लेजिस्लेशन होता है वो। लेकिन सॉवरेन अथॉरिटी ने जो लॉ बनाया, या फिर लॉ बनाने की थोड़ी सी पावर ना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर को भी ट्रांसफर करी हुई है। ऊपर वालों ने थोड़ी सी पावर दी हुई है नीचे वालों को भी, सबऑर्डिनेट वालों को भी, कि तुम भी लॉ बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि लोकल लॉज एंड
लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। इनके लिए छोटा सा बस एक एग्जाम्पल लिखवाऊंगी तो उससे ही हम पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोकल लॉज फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के जो छोटे छोटे ऐसे हर जगह पे म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिसेज होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन होते हैं, ये लोकल लॉज बनाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। और लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव, सोचो एमसीए किसके अंडर आ जाएगा? सारी मिनिस्ट्रीज कहां पे आ गई? लॉज मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। लेजिस्लेचर जो होता है सबसे ज्यादा मॉडर्न लॉ है। ओके दो तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, प्राइमरी लेजिस्लेशन एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन में लॉ कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, सॉवरेन तरीके से, इंडिपेंडेंटली। एंड उन्होंने थोड़ी सी अथॉरिटी दे दी है सबऑर्डिनेट्स को भी, यानी कि नीचे वालों को भी, कि तुम भी लॉज बना सकते हो। सबसे पहला लोकल लॉज कौन बनाएगा? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। एंड मेड बाय द एग्जीक्यूटिव्स कौन है ये? और नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जो एमसीए हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कोल हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एजुकेशन, इतनी सारी आती है ना। तो ये जो लॉज बनाते हैं तो ये आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर। पूरा का पूरा चैप्टर आपने खत्म कर दिया, फुल यूनिट विद फुल स्पीड। काफी इजीली कर लिया हमने और बहुत टाइम बचा के कर लिया। समझ में क्या आया ये अब आप बताएंगे मुझे। कोई डाउट है अभी तक जो लग रहा है आपको कि ये नहीं हमें समझ में आया? ऑब्जेक्टिव डिक्टर समझ में आया था? 2 मिनट्स की रिविजन ही क्यों ना कर ले हम फटाफट। यस, सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे पहले हमने पढ़ा 3 तरह से लॉ बनते हैं, कस्टम, जुडिशियल, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। कस्टम यानी कि जो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, हर तरह के कस्टम लॉ नहीं होते हैं, जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है उसको हम कस्टम बोलते हैं। कस्टम इन एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने जमाने में लॉ नहीं होता था तो कस्टम ही सिर्फ लॉ होता था, लेकिन अब वो चीज डिमिनिश हो चुकी है, अब हर तरह के कस्टम को हम लॉ नहीं बोलते हैं। लीगल कस्टम्स कैसे डिवाइड किए गए हैं? जनरल customs, local customs and conventional. General, which is applicable to all over India. Local, which is applicable to only particular state. Conventional, जो agreement से बनते हैं। Next आ गया, कैसे टेस्ट करोगे आप कस्टम लॉ है या नहीं? पहला, एंटीक होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, बीच में कोई ब्रेक ना हो, आपकी नॉलेज में भी हो। नेक्स्ट, रीजनेबल होना चाहिए, एंड लास्ट, मॉरल होना चाहिए, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, जुडिशियल प्रेसिडेंट, यानी कि द डिसीजंस टेकन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हायर कोर्ट बिकम्स द लॉ फॉर लोअर कोर्ट्स। अच्छा, कोर्ट्स होते कितने तरह के हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो सारे हायर कोर्ट्स के लिए लॉ बन जाते हैं। हायर कोर्ट्स जो डिसीजन लेता है वो उसी जुरिस्डिक्शन में जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए लॉ बन जाते हैं। एंड लोअर कोर्ट्स को सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के हाई कोर्ट की ही सुननी होती है, किसी और स्टेट के हाई कोर्ट की उनको नहीं सुननी है। रेशो डेसिडेंटी ऑलरेडी पढ़ा, द डिसीजन टेकन बाय द हायर कोर्ट बिकम्स द लॉ फॉर द लोअर वन। ऑबिटर डिक्टा, यानी कि कोर्ट में जो जजेस थे सिर्फ ऑब्जर्वेशन दे रहे थे, अपने ओपिनियन दे रहे थे, वो किसी और कोर्ट के ऊपर, नीचे वाले कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। लेजिस्लेशन अभी अभी रिवाइज किया, कंप्लीट हो गया पूरा यूनिट। पूरा नहीं, मैं 2 यूनिट्स बोलूंगी, 1.3 हो गया, 1.4। सो इन टोटल हमने चैप्टर नंबर 1। ओके वेट, सक्षम बेदी, हाय, सॉरी आई मिस्ड योर मैसेज। जो भी आपके डाउट्स हैं बेटा, और जितने लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज यू कैन राइट डाउन मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये नोट्स तो आपके पास पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। अब हम दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये यहीं से करेंगे, मैंने मार्क किया हुआ है, और इसके भी नोट्स इसी फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगी कल तक, ठीक है? चलिए करें शुरू। नेक्स्ट यूनिट, यहां पे आप क्या पढ़ोगे? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। चलो, हमारे देश में अभी तो सीख ही लिया आपने लेजिस्लेशन, लॉ कौन बनाता है देख लिया। जुडिशियल प्रेसिडेंट में क्या पढ़ा आपने? डिसीजंस टेकन बाय कोर्ट वाली चीजें आपने पढ़ी हैं। तो क्या हम हमेशा डिसीजंस के लिए, डिस्प्यूट हो गया फॉर एग्जांपल, आपके और मेरे बीच में लड़ाई हो गई, तो क्या हम सिर्फ कोर्ट में जा सकते हैं? कोर्ट के पास तो ना ऑलरेडी इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट भी नहीं चाहता कि आप आओ। पता है अभी आज के डेट में या कुछ टाइम पहले तक कम से कम 100 साल भी लग जाएंगे ना, इतने सारे कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग है, तब भी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। कोर्ट्स भी नहीं चाहता कि आप उनके पास आओ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो इसके लिए ना
हमारे पास कुछ और भी, लॉ ने कुछ और भी सॉल्यूशंस दिए हैं। जरूरी नहीं है हमेशा कोर्ट में जाओ। रीजन, बहुत लेंथी टाइम लगता है, पैसा बहुत लगता है, और चिक चिक बहुत है, मेंटल पीस सब खो जाते हैं आपके। ठीक है, तो मत जाओ ना कोर्ट में। बी स्मार्ट, बी एक्टिव। लॉ ने हमें कुछ और भी तरीके दिए हैं अपनी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। तो हमें क्या पढ़ना है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? कौन सा दूसरा रास्ता है अपने आसपास की लड़ाई को सुलझाने का? कोर्ट में बहुत लंबा टाइम लगता है, तारीख ही मिलती है बस, फिर पहुंच जाओ, फिर तारीख मिल गई। इंसाफ नहीं मिलने वाला, मिल भी जाएगा तो खुशियां मनाना। ठीक है, एनीवेज, सो देयर आर मेनी वेज इन विच डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व। और भी तो तरीके हैं ना जहां पे आपकी ग्रीवेंसेस यानी कि लड़ाई झगड़ों को सॉर्ट किया जा सकता है। सो वेन एवर देयर इज अ लॉफुल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो पर्सन आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं, अगर किसी ने भी ब्रीच किया तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी या तो हमारे पास कोर्ट होते हैं या ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं उनके लिए अलग कोर्ट है, क्या बोलते हैं उनको? ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो हर तरह के केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं लेकर जाते, हम एनसीएलटी पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये तो पुराने तरीके हो गए यार, थोड़ी से नए तरीकों की बात करेंगे। आजकल कुछ नए मेथड्स भी हमारे सामने आ चुके हैं, उनके नाम है आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन। ओके, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूं आपके लिए, इतना ठीक है? क्लियर है अब? ओके, और करके देखते हैं थोड़ा। नो, ये थोड़ा बाहर जाएगा, इतना बेटर है। तो आजकल नए तरीके क्या है? वी हैव आर्बिट्रेशन, वी हैव मेडिटेशन, वी हैव कंसिलिएशन, नेगोशिएशन एंड अदर्स। यही तो पढ़ना है आपको। आर्बिट्रेशन क्या है? थोड़ा सा मैंने बताया था फर्स्ट, आउट ऑफ द कोर्ट जाके भी तुम अपना फैसला निपटा सकते हो। और क्या वो वैलिड है? क्या वो बाइंडिंग है? यस, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपको आर्बिट्रेशन के पास जाना है यानी कि कोर्ट से बाहर जाके अपना फैसला करवाना है, तो ये आप पहले भी डिसाइड कर सकते हो या फिर कोर्ट में पहुंच गए, कोर्ट तो फैसला दे नहीं रहा, बाद में भी डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि पहले ही डिसाइड कर लो, बाद में भी जाके आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें तो आर्बिट्रेटर के पास जाना है। ओके, तो इन्हीं चीजों पे बेस्ड होने वाला है आज का हमारा टॉपिक, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। यानी कि हमेशा कोर्ट ना जाना पड़े, कोई और भी तरीके हमने फाइंड आउट करने हैं, जिसमें हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन और अदर्स, जिसमें लोक अदालत आ जाती हैं। क्या आ जाएगा? लोक अदालत। ओके, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज लिटिगेशन, मीन्स एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर देना। बहुत ही पुराना तरीका है, लेकिन पुराना तो है, बहुत ज्यादा फॉर्मल है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस, सबूत देने पड़ते हैं। ठीक है, द वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, यानी कि कोर्ट फिर जो फैसला सुनाता है, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल कर दिया, वो बाइंडिंग हो जाता है, दोनों पार्टीज को वो फैसला मानना पड़ता है। ठीक है, ऐसा पुरानी चीजें हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। ये पुरानी चीजों की बात हम नहीं करने वाले, ये कॉस्टली है, फॉर्मल तो है, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बहुत डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे। तो हम पढ़ने वाले हैं ADR, which stands for Alternative Dispute Mechanism. So Alternative Dispute Mechanism generally depends upon agreement by the parties. यानी कि अगर आपको और मुझे अपना केस निपटाने के लिए, सुलटाने के लिए ADR यानी कि किसी और कोर्ट के द्वारा, कोर्ट को हटा के किसी और मैकेनिज्म में जाना है, तो हमें पहले से अग्रीमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू डू एन अग्रीमेंट। अगर आप और मैं अग्री करेंगे ना, तभी हम आर्बिट्रेशन के पास जा पाएंगे। सोचो मैं जाना चाहती हूँ आर्बिट्रेटर में, चलना यार, चलते हैं वहां पे, हमारा केस जल्दी निपट जाएगा, और आप बोलो नहीं मैं तो कोर्ट में जाऊंगी, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, तो हम क्या जा पाएंगे आर्बिट्रेशन के पास? नहीं। अग्री करना बहुत जरूरी है दोनों पार्टीज का, तभी किसी और मैकेनिज्म में आप जा सकते हो अपना केस सुलझाने के लिए। और आर्बिट्रेशन में अगर आप चले गए तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, चेंजेस कर सकते हो आप, और बहुत ही जल्दी रिजॉल्व कर दिया जाता है केस, तारीख पे तारीख वाली चीजें खत्म हो जाती है। रीजन क्या है इसका तारीख पे तारीख का? बेचारा कोर्ट भी क्या करे, बैकलॉग्ड है, इतने पुराने केसेस अभी भी पेंडिंग है, और आप एक नया केस लेकर पहुंच जाओ वहां पे, परेशान हो जाएगा, पगला जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने लॉ बनाया है ना, जाओ ना आप आर्बिट्रेशन जाओ, किसी बिचौलिए के पास जाओ, मेडिटेशन। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। सो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड इन सेवरल कैटेगरीज। कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आप कोई
सिविल केस लेकर जाना चाहते हो, चाहे आप कोई कमर्शियल यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री में हमारे कोई राइट्स अफेक्ट हो गए हैं, केस फाइल करना चाहते हैं, या फैमिली लड़ाई झगड़े हो गए हैं भाई बहन में, ठीक है, पापा ने हमें अपना घर देकर चले गए हैं, अब कितना हिस्से में किसके आएगा, फैमिली की लड़ाई हो गई है, कहाँ पे जाए, जा सकते हो तुम आर्बिट्रेशन के पास जाओ, एकदम वैलिड है, जैसा कोर्ट का डिसीजन होता है वैसा ही इनका डिसीजन होता है, दिस इज टोटली वैलिड एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज। आगे चले, एग्जैक्टली पढ़ते हैं। अच्छा, इस चीज को ना सेक्शन 89 एक अलग एक्ट है, सिविल प्रोसीजर कोड, एक अलग लॉ है, इसका सेक्शन 89 भी इस बात को वैलिड मानता है। क्या, किस चीज को वैलिड मानता है कि हमारे पास आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, जुडिशियल सिस्टम यानी सेटलमेंट यानी कि लोक अदालत एंड मेडिएशन, ये सब वैलिड है। कहते हैं कि जो लॉ बना है ना, सिर्फ कोर्ट में नहीं जा सकते, कहीं और भी जा सकते हैं, सेक्शन 89 इस वाले कोर्ट का भी इसको वैलिड बोलता है। क्या बोलता है? इट इज वैलिड, इट इज बाइंडिंग, यानी कि इनके डिसीजंस भी एकदम बढ़िया हैं। कोई नहीं कह सकता कि आर्बिट्रेशन ने डिसीजन लिया है, नहीं नहीं अब तो वापस से कोर्ट जाना पड़ेगा, नहीं, उनका डिसीजन हो गया है, वो ही मानो आप, ठीक है। नाउ अब इसके लिए छोटी सी चीजें हैं, सिर्फ इसको रीड करना है, याद नहीं भी करना देन इट्स ओके, सिर्फ इसको रीड करना है, मैं समझाऊंगी, फिर आप जब पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगा। वेयर अ डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड, क्या कहते हैं ना, अगर आप आर्बिट्रेशन में जा रहे हो तो उसके लिए कौन सी एक्ट लग जाएगी आपके ऊपर? आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। 1996 में आई थी, आप लोग पैदा कब हुए हो? आपके आने से कुछ साल पहले, मेरे पैदा होने के कुछ साल बाद, ठीक है। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर आर्बिट्रेशन में हम जा सकते हैं, आर्बिट्रेटर्स के पास हम जा सकते हैं, यानी कि आर्बिट्रेशन में जाते हो तो कौन सा वाला एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल हो गया, लोक अदालत में जाते हो तो कौन सा वाला एक्ट लग जाएगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 लग जाएगा आपके ऊपर, बस रीड करना इनको, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, जुडिशियल सेटलमेंट, यानी कि लोक अदालत में जाना चाहते हो तो भी हो गया, रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट आता है मेडिएशन में जाते हो तो इसके लिए तो नॉर्मली अग्रीमेंट से चल जाता है, अग्रीमेंट्स बिटवीन दी पार्टीज, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, पढ़ाऊंगी, अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको, ये मत समझना कि अभी समझ नहीं आया, अभी यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उनकी रेलेवेंट एक्ट्स पढ़ा रही थी, ठीक है। आर्बिट्रेशन में जाते हो तो कौन सी एक्ट में आप फॉलो होते हो, कंपनी में जाते हो तो कंपनीज एक्ट लगता है कि नहीं लगता आपके ऊपर, तो आर्बिट्रेशन में जाओगे तो ये वाला एक्ट लगेगा आपके ऊपर, सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। रिफंड ऑफ फी, कोर्ट में जाते हैं ना जब हम कोई अपना केस लेके, तो हमें कोर्ट फी फाइल करनी पड़ती है। कोर्ट फी क्या होता है? कुछ पैसा देना पड़ता है कोर्ट में केस फाइल करने के लिए। हम कोर्ट में गए हुए थे अपना केस लेके, ठीक है, कोर्ट फैसला नहीं सुना रहा, हमने कोर्ट को बोला हम यहां से अपना केस हटाएंगे और कहां लेकर जाएंगे? आर्बिट्रेशन में लेकर जाएंगे। कोर्ट भी कहता जाओ, मेरा काम थोड़ा कम करो और तुम जाओ। तो कोर्ट क्या बोलेगा? जब तुम मेरे पास आए थे तुमने मुझे कौन सी फी पे की थी? कोर्ट फी दी थी। अब आप जाना चाहते हो कहां पे? आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हो तो हम आपकी फी रिफंड करते हैं, सिंपल। जब हम कोर्ट में गए थे कोर्ट फी दी थी हमने, अब हम कोर्ट को क्या बोलते हैं कि हम कहां पे जाना चाहते हैं? आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो जो कलेक्टर को हमने फीस दी थी वो हमें बैक यानी कि वापस रिफंड हो जाएगी, अगर आप ऐसा फैसला लेते हो। क्या ये फैसला दोनों पर्सन लेंगे तभी चलेगा या एक पर्सन ले लेगा तो चल जाएगा? दोनों एकदम अग्री करके। अभी तक तो पूरी हिस्ट्री थी, अब एक्चुअल में स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज आर्बिट्रेशन। जल्दी खत्म हो जाएगा, 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, दैट्स इट, देन वी विल वाइंड अप द सेशन। व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आउट ऑफ द कोर्ट जाके लिखो एवरीवन, बिल्कुल इजी तरीके से लिखवा रही हूं। द सेटलमेंट ऑफ द केस आउट ऑफ द कोर्ट is known as arbitration। कोर्ट से बाहर जाके जो हम फैसला ले लेते हैं उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेशन। क्लियर? कोर्ट में नहीं जाना, कोर्ट से बाहर जाओ, और भी बहुत सारे तरीके हैं, हमेशा कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तब भी किसी भी केस के लिए, ठीक है। आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। कोर्ट में ना जाए, एक दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढ लिया हमने, आर्बिट्रेशन हमने नहीं ढूंढा, बेसिकली लॉ ने हमें दिया ये राइट। ये एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आपका जो केस है, जो डिस्प्यूट्स है, लड़ाई झगड़े हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे कोर्ट के बाहर जाके, यानी कि आउटसाइड दी कोर्ट्स।
Where the parties to a dispute refer it to one or more arbitrators. कोर्ट में जाते हैं तो जजेस होते हैं, आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो आर्बिट्रेटर्स होते हैं. आप भी आर्बिट्रेटर बन सकते हो, मैं भी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं ना, रिटायर्ड जजेस, वो यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स बनते हैं. ऐसा नहीं है हम नहीं बन सकते, हम भी आर्बिट्रेटर बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है, तुम कहते हो दिशा मैम अच्छा सा फैसला निकाल सकती है, तो तुम मेरे पास आओगे, आई विल बिकम योर आर्बिट्रेटर. ठीक है, अभी करता क्या आर्बिट्रेटर, वो आगे पढ़ेंगे. बाय हुज डिसीजन दे अग्री टू बी बाउंड. अब मैंने जो तुम्हारे लिए फैसला ले लिया, पहले इसने आके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, फिर इसने आके अपनी प्रॉब्लम बताई, मैं थोड़ा एनालाइज करूंगी कि डिस्प्यूट है कहाँ पे एक्चुअली, फिर मैं एक डिसीजन दूंगी इन दोनों को. जो मैंने डिसीजन दिया अब तुम्हें मानना पड़ेगा. सोचो, मैंने डिसीजन दिया, तुमने मुझे अपना आर्बिट्रेटर चूज कर लिया. आई एम बीइंग योर सोल आर्बिट्रेटर, इकलौती आर्बिट्रेटर. दो भी चूज कर, 3 4 5 कितने भी चूज कर सकते हो. आपने मुझे चूज किया, दोनों की कंसेंट थी, मैंने फैसला सुना दिया है. अब आपको पसंद नहीं आया, क्या आप कोर्ट में जा पाओगे? अब नहीं जा पाएंगे भाई, क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? कोर्ट में जाना था तो कोर्ट में जाते. आपने क्या चूज किया? आर्बिट्रेशन. आर्बिट्रेशन ने फैसला सुना दिया. दिस इज बाइंडिंग ऑन बोथ द पार्टीज नाउ, यू हैव टू फॉलो इट नाउ. यू कैन नॉट वेस्ट द टाइम ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम. नाउ आर्बिट्रेशन वॉलेंट्री भी हो सकता है, मैंडेटरी भी हो सकता है. काफी बार ना मैंडेटरी यानी कि कोर्ट ही आपको भेज देता है, जाओ तुम आर्बिट्रेशन में जाओ, इस तरह का केस आर्बिट्रेशन में बेटर जल्दी तरीके से सॉल्व हो जाएगा. और काफी बार पार्टीज खुद चली जाती है आर्बिट्रेशन में कि कोर्ट में जाना ही नहीं है, छोड़ यार, पहले कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, उसी टाइम लिख देते हैं कि हम लोग आर्बिट्रेशन में ही जाएंगे, कोर्ट में तो जाएंगे ही नहीं. तो वॉलेंट्री हो गया अपनी मर्जी से, और मैंडेटरी जब आपको कोर्ट खुद भेज देता है. इट कैन बी रेफर्ड बाय कोर्ट ऑल्सो. समझ में आया? ऐसा नहीं होता, कभी बायस नहीं हो सकता. वो बायस्ड होगा उसका भी सॉल्यूशन दूंगी मैं अभी, ठीक है. नेवर नेवर नेवर. आर्बिट्रेटर का फैसला वैसा ही है जैसे किसी भी कोर्ट का फैसला है. देखो, पहली बार जब आप जाते हो ना तो आप केस फाइल करते हो, तो यहाँ पे केसेस चलेंगे. जब आप उनके डिसीजन से खुश नहीं हो ना, तो आप अपील फाइल करते हो, तो फिर आप हाई अथॉरिटी में केस नहीं लेकर जाते, अपील करते हो आप कि इनके फैसले से हम खुश नहीं है, वो अलग चीज है. चलो जी आगे करते हैं. एडवांटेजेस बिना सोचे समझे आप लोग खुद ही बताओ. नहीं, सोचना समझना तो है, तभी तो सोचोगे. एडवांटेजेस क्या फायदे हैं? अरे बड़ा फास्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी हमारा फैसला निपट जाएगा. दूसरा, नॉन पब्लिक, सीक्रेट रहेंगी तुम्हारी चीजें. तुम अपने लड़ाई झगड़े के बारे में लोगों को बताने ही नहीं चाहते, मत बताओ, आर्बिट्रेशन के पास आ जाओ, कॉन्फिडेंशियल रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा फैसला. अच्छा, इंडिया में ना थोड़ा सा वो है कि फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर केस फाइल हो गया और आप इनोसेंट हो, दुनिया वाले जीने नहीं देंगे आपको, कहेंगे यार क्रिमिनल है ये तो, इसके ऊपर कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं, इसको तो कोर्ट में बुला लिया गया, चाहे विटनेस भी देने गए हो तुम, जीने नहीं देते तुम्हें. ठीक है, तो यहाँ पे नॉन पब्लिक. अब कोर्ट में क्या होता है, जैसे मूवीज में देखा है ना, पीछे बहुत सारी ऑडियंस भी आके बैठ जाती है, कोई भी आके बैठ सकता है कोर्ट में, पब्लिक हो जाती हैं चीजें, बट यहाँ पे नॉन पब्लिक रहेगी, सीक्रेट रहेगा, कॉन्फिडेंशियल रहेगा आपका मैटर. ओके. अच्छा हाँ, कोर्ट में थर्ड पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं. कोर्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जज पसंद नहीं आया हमें, क्या चेंज कर सकते हो आप जज? नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चूज द जज ऑन लिटिगेशन, यानी कि केस फाइल करते हो तो कोर्ट में जज नहीं बदल सकते. लेकिन यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेटर पसंद नहीं आया, दिशा मैम पसंद नहीं आई, सही तरीके से नहीं हमारा हैंडल कर रही, चेंज कर दो मुझे, कोई और मैम के पास चले जाओ. ठीक है, तो आर्बिट्रेटर आपने चूज किया है, अगर लग रहा है कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, समय से चेंज कर दोगे. डिसीजन लेने के बाद बोलोगे कि नहीं नहीं अब तो हम दूसरे आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, देन इट इज नॉट वैलिड. समय से पहले आप उसको चेंज कर सकते हो आर्बिट्रेटर्स को, बट कोर्ट में जजेस को चेंज नहीं कर सकते. आर्बिट्रेशन बहुत जल्दी निकल जाता है आपका फैसला, लेकिन कोर्ट में बहुत टाइम लग जाता है. आर्बिट्रेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, लेकिन कोर्ट में जो चीजें चलती है वो पब्लिक होती है, नॉन कॉन्फिडेंशियल. अब आगे चलते हैं. ये हाँ बोलो, कौन बोल रहा है मुझे समझ नहीं आता, आप बोलते हैं, सेम आवाज है, बोलिए बोलिए. लॉयर्स नहीं है बेटा, आर्बिट्रेटर्स ही तो है वो. ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो लॉयर्स हो, दे कैन बी लॉयर्स एंड दे कैन नॉट बी लॉयर्स, दे कैन बी अ पर्सन लाइक मी इफ यू हैव ट्रस्ट इन दैट पर्सन. ठीक है, तो लॉयर्स की जरूरत को हटाते हुए हमने उसको चेंज कर दिया आर्बिट्रेटर वर्ड से. ठीक है, अब सेक्शन 7 जो ऊपर ऊपर से निकालना है कि आर्बिट्रेटर के लिए ना आपको आर्बिट्रेशन के लिए एक अग्रीमेंट बनाना पड़ता है. मैंने बोला था कभी कभी वॉलेंट्री होता है और कभी कभी मैंडेटरी होता है. अब वॉलेंट्री है, अगर तुम दोनों ने सोच ही लिया है अगर
कि आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट है, तो वो अग्रीमेंट कैसे बनाएंगे? 3 पॉइंट्स करने हैं हमें सिर्फ। आर्बिट्रेशन का जो अग्रीमेंट है ना, ये आप पहले से भी बना सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग लिख भी सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट में तारीख पे तारीख मिल रही है, तो आप खुद से कोर्ट को बोल सकते हो हमें आर्बिट्रेशन जाना है, यस। यानी कि आपकी लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आप सोच सकते थे। और सोचो आप और मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए पहले से ही एक पॉइंट डाल दिया। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए आप पहले से ही एक आर्बिट्रेशन का क्लॉज डाल देते हैं अपने उसमें, कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा हम कोर्ट में ना जाएंगे, कहां जाएंगे? आर्बिट्रेशन में। तो ये आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हो और पहले भी एक क्लॉज डाल सकते हो। लेकिन अगर क्लॉज डाल दिया तो वो हमेशा एक रिटन क्लॉज होना चाहिए। अगर आपने ओरल रखा है तो वो तो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते ना, मुकर जाएगा बंदा। रिटन होना चाहिए, ठीक है। अब रिटन कैसे होगा? छोटी सी बात है, लिखेंगे कैसे? डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं, टेलेक्स, टेलीग्राम, टेलेक्स कैसे भी लिख सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट्स में लिख सकते हो, कैसा भी है, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज है कि अगर आर्बिट्रेशन का अग्रीमेंट है तो पहले भी बना सकते हो, बाद में भी बना सकते हो। अगर पहले से बना लिया है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई क्लॉज डाल दिया है, तो क्लॉज हमेशा रिटन होना चाहिए। रिटन कैसा हो? कोई डॉक्यूमेंट में हो, कोई स्टेटमेंट लिखी हो, टेलीफोन पे भी लिख, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट मैसेजेस लिखते हैं ना, उस बात का प्रूफ रह जाता है, तो वो भी हो सकता है। टेलीग्राम्स में भी लिख सकते हैं, लेटर्स में भी लिखकर भेज सकते हैं, बट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर क्लॉज आपने डाला है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम तो भाई लड़ाई झगड़ा होगा तो आर्बिट्रेशन के पास ही जाएंगे, ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस ये यहाँ पे यही बताएगा कि आर्बिट्रेशन ने जो भी डिसीजन लिया दैट इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज, बाइंडिंग होता है वो, ठीक है, मान लिया जाता है। अब वो मानना ही पड़ेगा पार्टीज को, नो अदर ऑप्शन। अच्छा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, कितने आर्बिट्रेटर्स हम चूज कर सकते हैं? 1, 2, 4, कितना लगता है? कितने भी चूज कर सकते हो। आप दोनों के केस में आपने मुझे चूज किया, ठीक है, लेकिन जितने भी चूज करो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, कितने भी हो, लेकिन हमेशा इवन नंबर्स नहीं होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए। इवन हो गए तो क्या होगा? बायस्ड हो जाएगा। आपका क्वेश्चन था ना मैम, अगर वो बायस्ड हो गए तो एक ही के हक में फैसला सुना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो गई, मिस्टर ए एंड बी के बीच में। तुम लड़ते बहुत हो यार, एक तो लड़ाई होगी दोनों के बीच में। ए कहता है मैं अपना एक आर्बिट्रेटर चूज करूंगा, बी कहता है मैं भी अपना आर्बिट्रेटर चूज करूंगा। तो जब इनके फैसले सुनाएंगे, ये वाला आर्बिट्रेटर इसके हक में फैसला सुनाएगा, इसका इसके हक में फैसला सुनाएगा। पता चले तुम्हारी लड़ाई सॉल्व करने आए थे और यही लड़ बैठे, इन्हीं की लड़ाई होगी। तो ऐसा नहीं करना। अब क्या होगा सोचो। इसलिए कभी भी इवन नंबर्स होंगे ही नहीं, हमेशा ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? नंबर ऑफ, सेक्शन 10 में बताया नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए? हमेशा ऑड नंबर्स होने चाहिए। और तो और एक सोल आर्बिट्रेटर, जैसे दिशा मैम चूज की थी, एक अकेला भी हो सकता है जिस पर्सन पे आपको ट्रस्ट हो। जरूरी नहीं है लॉयर ही हो, लॉयर ना भी हो, कोई ऐसा पर्सन जिसको नॉलेजेबल हो या आपको लग रहा है कि आपको ट्रस्ट है उस पर्सन के ऊपर, यू कैन चूज दैट पर्सन। अब उसको चूज कैसे करें? अपॉइंटमेंट, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अब यहां पे सोचो 2 आर्बिट्रेटर्स आपने चूज किए हैं, 2 चूज कर सकते हैं? नहीं हो सकते। मिनिमम कितने? 2 नहीं, या तो 1 करो या 3 करो या 5 करो या 7 करो, 9 इवन नंबर्स नहीं हो सकते। अब मिस्टर ए ने एक आर्बिट्रेटर चूज किया है और मिस्टर बी ने एक आर्बिट्रेटर चूज किया है, ठीक है। इन दोनों ने अगर अपने अपने चूज कर लिए हैं तो 2 तो नहीं हो सकते, मिनिमम कितने? अब 3 तो रखने ही पड़ेंगे। अब इन दोनों के आर्बिट्रेटर्स चूज करेंगे एक लास्ट, यानी कि तीसरा आर्बिट्रेटर। कितने दिनों में? 30 दिन में। जब इन दोनों की अपॉइंटमेंट हुई है, ये 30 दिन में इनको अपॉइंट कर लेंगे। और ये जो तीसरा होगा ना, इसको हम बोलते हैं प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर, यानी कि ये इसका जो फैसला होगा ना, वो अंतिम फैसला होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसने इसके हक में फैसला सुना दिया, इसने इसके हक में फैसला सुना दिया, तो बचा क्या? तीसरे वाला जो फैसला देगा दैट विल बी दी फाइनल डिसीजन। प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा। दोबारा से कर लेते हैं, ए और बी अग्रीमेंट करके अपना अपना एक आर्बिट्रेटर चूज कर लेते हैं। फिर उन दोनों के आर्बिट्रेटर्स 30 दिन के अंदर अंदर एक तीसरा आर्बिट्रेटर चूज कर लेंगे। वो तीसरा आर्बिट्रेटर जो होगा दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। लेकिन अब मेरी एक कंडीशन है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये तीसरा आर्बिट्रेटर को चूज नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये आर्बिट्रेटर विल बी चूजन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जिसको भी अथॉरिटी दे दें कि तुम चूज करोगे तो वो वाला पर्सन चूज कर लेगा। फिर से बोलूं पूरी गेम,
मैं एक्चुअली पढ़ाने से पहले ये जितने भी पैराग्राफ्स है ना, सब में ये लिखा हुआ है, मैं यहीं पे आपको सॉर्ट कर देना चाहती हूँ। लेट्स रिवाइज वंस अगेन। मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में लड़ाई हो गई है। इन्होंने सोचा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म में जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो आर्बिट्रेटर्स कितने भी चूज कर सकते हो, लेकिन वो ऑड नंबर्स होने चाहिए। तो ये दोनों अपने अपने आर्बिट्रेटर चूज कर लेंगे। दोनों एक एक भी कर सकते हैं और दोनों दो दो भी कर सकते हैं। अब दो दो भी अगर कर रहे हैं तो भी इवन नंबर हो गए, फिर भी क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक पांचवा, ये दोनों मिलके पांचवा चूज कर लेंगे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। 30 दिन के अंदर ये वाला आर्बिट्रेटर चूज हो जाना चाहिए। अगर ये 30 दिन में नहीं हो पा रहा है तो ये कौन चूज कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक पर्सन या किसी भी इंस्टीट्यूशन को अथॉरिटी देगा कि तुम इनके लिए एक एक्स्ट्रा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करो, जो होगा एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर। यानी कि जब भी टाई हो जाएगा तो इसका फैसला विल बी द फाइनल फैसला। अब पढ़े लॉ की लैंग्वेज में, बहुत इजी लगेगा। आइए, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी, इंडियन हो या अमेरिकन हो, कोई भी चल जाएगा, लॉयर हो या नॉन लॉयर हो, जिस पे आपको ट्रस्ट है, कोई भी पर्सन बन सकता है, लेकिन पार्टीज अग्री करनी चाहिए कि ये होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मान रही हूं तुम नहीं मान रहे हो। आर्बिट्रेटर जो है हम दोनों की मर्जी से होना चाहिए। नेक्स्ट, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर। पार्टीज फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी चूज कर सकते हैं कि हमारा आर्बिट्रेटर कौन सा प्रोसीजर चूज करेगा हमारा फैसला चूज करने के लिए। इसमें भी मर्जी किसकी होगी, पार्टीज की होगी। नेक्स्ट, फेलिंग एनी अग्रीमेंट इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर्स, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपने सोचा है हमें तो 3 आर्बिट्रेटर्स लेकर आने हैं, तो क्या होगा, दोनों पार्टीज एक एक चूज कर लेंगी एंड द थर्ड आइटम, दोनों फिर मिलकर क्या करेंगे, तीसरे आर्बिट्रेटर को चूज कर लेंगे, जो कि कौन होगा, प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। लेकिन अगर प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर 30 दिन के अंदर आप नहीं रख पाए तो कौन सिलेक्ट कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कोई भी और पर्सन जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस चीज के लिए डेजिग्नेट यानी कि अथॉरिटी दी होगी। हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। यस यस, मेरी और हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, वो न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तुम दोनों मिलके करोगे ना, ओके। ये सारी वही चीज है, जो नहीं कर पाए तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर लेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब मुझे ये बताओ, आर्बिट्रेशन का जो फैसला है, इज इट बाइंडिंग और नॉट ऑन बोथ द पार्टीज? इट इज बाइंडिंग। कंसिलिएशन पढ़ते हैं, और देश में सबसे बड़ा जो कंसिलिएशन, देश छोड़ो हमारे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा कंसिलिएशन हुआ था ना, उसका भी मैं एग्जाम्पल दूंगी। स्टार्ट करते हैं। कंसिलिएशन क्या होता है? ये भी एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, जैसे कि आर्बिट्रेशन था, ये भी तो है एक दूसरा तरीका। आर्बिट्रेटर्स के पास मत जाओ, तुम जाओ कहां पे, कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में कौन होंगे, कंसिलिएटर्स। कौन होंगे, कंसिलिएटर्स। यहां पे भी जा सकते हैं। अब यहां पे क्या होता है, द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट यूज अ कंसिलिएटर। एक कंसिलिएटर को भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ 5, 7, 9 को चूज करना पड़ेगा, एक ही चूज कर लो, ठीक है। हु मीट्स, अच्छा और भी चूज कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। हु मीट्स द पार्टीज, यानी कि दोनों को मिलती रहते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे कंसिलिएटर चूज करा, पहले मैं जाके कबीर से मिलूंगी, पूछूंगी भाई क्या लड़ाई झगड़ा हो गया है, कहाँ लड़ाई हुई है, क्या डिस्प्यूट है, क्या मैटर है, फिर मैं किसके पास जाऊंगी, आपके पास जाऊंगी। तो ऐसे दोनों से मिलूंगी और दोनों के फैसलों को रिजॉल्व करवा दूंगी। इसमें और आर्बिट्रेशन में ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलता। बच्चे कहते हैं मैम फर्क क्या है, फिर एक्ट का नाम भी क्या था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, फर्क क्या है? देखो फर्क ये है, आर्बिट्रेशन, हाँ जी, नहीं, हाँ थोड़ा बहुत आप पास में है। देखो आर्बिट्रेशन, आप डिस्प्यूट होने से पहले भी सोच सकते हो कि हमें आर्बिट्रेशन में जाना है, और डिस्प्यूट होने के बाद भी। लेकिन कंसिलिएशन में हमेशा हम डिस्प्यूट होने के बाद जाएंगे कंसिलिएटर के पास, लड़ाई हो गई और उसके बाद जाएंगे कहां पे, कंसिलिएटर के पास। एग्जाम्पल देती हूँ। अच्छा, कंसिलिएटर का जो फैसला होता है ना, ये बाइंडिंग नहीं होता, हाँ एक तरह की एडवाइस होती है। एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे देश का जो सबसे बड़ा कंसिलिएशन हुआ था वो हुआ था, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है?
जब उनकी डेथ हुई थी वो बिना विल बनाई हुई थी, वसीयत नहीं बनाई थी उन्होंने। तो लड़ाई झगड़ी चल रही थी विल से लेके अनिल अंबानी के बीच में और मुकेश अंबानी के बीच में। तो इनकी मदर जो कि कोकिला बेन थी, ये बीच में आई थी कि तुम दोनों लड़ो मत, मैं हूं ना कंसिलिएटर, पापा की डेथ होगी तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अब यहां पे क्या होता है, इनफॉर्मल तरीके से सुलझाया जाता है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, इट इज वेरी फॉर्मल, बट कंसिलिएशन इज इनफॉर्मल। रिलेशनशिप्स में आपस में जिस पे ट्रस्ट है ना, उसी को चूज कर सकते हो आप अपना कंसिलिएटर। और ऐसा आर्बिट्रेशन में जरूरी नहीं था, रिलेशनशिप वर्ड आ रहा था कहीं नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज वेरी इनफॉर्मल, आप किसी रिलेशनशिप वाले को ही चूज कर सकते हो, जैसे कि कोकिला बहन आई थी बीच में और उन्होंने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी जी के बीच में डिसाइड किया था कि तुम्हारे पास, चलो अनिल अंबानी जी को बोला तुम 5 कंपनीज ले लो, और मुकेश अंबानी को बोला तुम रिलायंस ले लो। वो भी खुश, वो भी खुश, वो कहता है मेरे पास 5 कंपनीज आ गई है, और मुकेश अंबानी भी खुश, वो कहता है ठीक है, जो सबसे मेन बड़ी कंपनी है वो तो मेरे पास आ गई। तो दोनों को ऐसा डिसीजन सुनाया गया, किसके द्वारा, कंसिलिएटर। कौन थी, उनकी मम्मी, रिलेशनशिप्स में। तो इट इज अ वेरी फॉर्मल वे ऑफ सॉल्विंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 पार्टीज, और ये तभी होता है जब आपकी डिस्प्यूट हो गई है उसके बाद, ठीक है। अब आगे और क्या चीजें होती है, अब वहां पे क्या है, एक बार अगर आर्बिट्रेटर ने फैसला सुना दिया था तो जरूरी नहीं है फैसला लिख कर देना पड़े या ऐसा कुछ हो, सुना दिया बस, बोल दिया तो वो बाइंड हो जाता था दोनों पार्टीज के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोकिला बेन ने अगर कोई डिसीजन दिया था तो फिर अनिल अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी को अब साइन करना था उस अग्रीमेंट के ऊपर। साइन करने के बाद एप्लीकेबल हो गया था दोनों के ऊपर। वहां पे ऐसा दोनों पार्टीज ने लास्ट में साइन नहीं किया ना, यहाँ पे क्या हुआ, कंसिलिएटर ने एक बार फैसला सुनाया, फिर दोनों पार्टीज उसको साइन कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, सिग्नेचर लगा देंगे, तब उनका फैसला माना जाएगा, बाइंड होगा, ठीक है। सो द कंसिलिएशन डज नॉट गिव एनी अवार्ड और ऑर्डर, जैसे कि हमारे जो कोर्ट्स होते हैं वो ऑर्डर पास करते हैं, अवार्ड देते हैं, डिसीजन सुनाते हैं, आर्बिट्रेटर्स डिसीजन सुनाते हैं। कंसिलिएशन डिसीजन नहीं सुनाते, सिर्फ एडवाइजेस देते हैं कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, ये तुम्हारा फैसला है। उसके बाद दोनों पार्टीज मिलके उस पर साइन कर देती हैं। सोचो, कंसिलिएशन ने सुना दिया, कंसिलिएटर ने सुना दिया, साइन नहीं किया, तो क्या कुछ वो ऑर्डर बना, पास हुआ, बाइंड होगा, नहीं होगा। क्लैरिटी आ गई, दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया। आगे मीडिएशन, अगर आपको फ्यूचर में याद करना है कि मीडिएशन क्या है, तो बिचौले होते हैं ना बीच के, वो याद कर लेना, मीडियोकर्स होते हैं जो। अच्छा, शादी में देखा आपने बिचौले क्या काम करते हैं, एक पार्टी के पास जाते हैं, अच्छा लड़के वालों के पास गए हैं, उनकी सारी बात सुनते हैं, फिर वो लड़की वालों के पास जाते हैं, फिर लड़की वालों के पास वापस में, चलो अच्छा जी रिश्ता हो गया पक्का, अब आप बताओ आपको सगाई कब करनी है, अच्छा इस डेट को, फिर वापस से जाएंगे लड़के वालों के पास, नहीं जी इस डेट को तो हमें सही नहीं लग रहा, आप ऐसा करो, उनको बोलो कि फलाना डेट को कर लो, फिर वापस आ जाएंगे। इधर से उधर घूमते रहते हैं, बिचौलियों का काम करते हैं। कौन होते हैं ये, मीडिएशन। ओके, सो डिस्प्यूट सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन एक वॉलेंट्री और रिलेटिवली इनफॉर्मल प्रोसेस है। जैसे कंसिलिएशन फिर भी थोड़ा सा सही था, ये तो बिल्कुल ही इनफॉर्मल है। ओके, इट इंक्लूड्स अ पार्टी सेंट्रिक अप्रोच, जैसा पार्टीज चाहेंगी उसके हिसाब से बिचौला इधर से उधर मैसेजेस को पास करता रहता है, और अल्टीमेटली दोनों पार्टीज ही डिसीजन लेती हैं, बट बिचौला इधर से उधर मैसेज को, मीडिएटर क्या करता है, मैसेज को पास करता रहता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, सोचो, आंख बंद करके सोचो, डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाएगा, तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा सस्ता भी होगा, ज्यादा स्ट्रेस और एक्सपेंसेस यानी कि एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा, और बहुत जल्दी आपका केस रिजॉल्व हो जाता है। आपकी लड़ाई के बारे में आप मुझे बताओगे, फिर मैं आपका मैसेज लेके उसके पास जाऊंगी, फिर वो कुछ मैसेज आपके लिए देगा, तो ऐसे कर करके ना मैं आप दोनों की लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करवा दूंगी बहुत ही जल्दी, कम पैसों में। इससे बढ़िया क्या चाहिए तुम्हें। ओके, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लास्ट टॉपिक ऑफ आवर थर्ड यूनिट, 3 यूनिट्स कंप्लीट कर देंगे आज हम। क्या है, लोक अदालत। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 10 सेकंड का टॉपिक। लोक अदालत क्या होते हैं, किसने सेट किया ये, किसने एस्टैब्लिश किया ये कॉन्सेप्ट, हमारे देश की गवर्नमेंट ने। लेकिन सेट किसने किया है, कॉन्सेप्ट लेकर आई गवर्नमेंट, लेकिन सेट कौन करता है, हम लोग ही करते हैं यार, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी डेवलप इट। अलग अलग जगह पे ना छोटी छोटी अदालत, पंचायत वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कॉम्प्रोमाइज करवाने यहाँ पे चला जाते हैं, देखते हैं ना ऐसे छोटे छोटे गाँव में लोग ही सेट करते हैं इनको। दिस इज व्हाट यू कॉल लोक अदालत।
किस लिए होता है ये? सोशल जस्टिस के लिए, किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो हम ऐसे ही पार्टीज ही, पीपल ही, लोग ही आपस में मिलके लोक अदालत बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिसाइड करते हैं हम इस गांव के, हम इस विलेज के लोक अदालत बन जाते हैं, तो फिर जो भी गांव वाले आएंगे हम इनके फैसलों को निपटाएंगे। अच्छा, इसके लिए भी एक एक्ट है, कौन से एक्ट के अंदर आएगा? सेक्शन 89 जो पढ़ा था ना, सिविल प्रोसीजर कोड, ये लग जाएगा इसके ऊपर, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ये दोनों एक्ट इसके ऊपर लग जाते हैं लोक अदालत के ऊपर। इसीलिए उसको पीपल्स कोड बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज एक्चुअली इट इज डेवलप्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन एस्टैब्लिश किसने किया? सोच किसकी थी? गवर्नमेंट की। तो हमने यहाँ पे कवर किए हैं टोटल 3 यूनिट्स। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो। रिविजन तो बनती है लास्ट वाली यूनिट की। तो 3 तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं अपनी डिस्प्यूट्स को सेटल करने का। पहला, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर्स कितने हो सकते हैं? ऑड नंबर्स होने चाहिए, एक भी हो सकता है, हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑड नंबर्स चूज किए, हमने 3 रखने हैं या 5 रखने हैं, तो दोनों पार्टीज एक अपना चूज कर लेंगी। फिर वो दोनों आर्बिट्रेटर्स क्या करेंगे? किसी और को चूज कर लेंगे। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर वो नहीं कर पाए तो तीसरा कौन चूज करेगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट का हायर जज, वो चूज कर लेता है। या फिर किसी पर्सन को उसने अथॉरिटी दिया तो वो चूज कर लेते हैं। ठीक है। सोल आर्बिट्रेटर, अगर सोल आर्बिट्रेटर भी आप चूज नहीं कर पा रहे हो, सोचो हमने सोचा था हम एक ही आर्बिट्रेटर चूज कर पाएंगे, करेंगे मतलब, और दोनों पार्टीज चूज ही नहीं कर पा रहे, वो इकलौता बंदा कौन होगा? तो कौन चूज करके देगा आपको? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, या उनके द्वारा सिलेक्ट किया गया कोई भी पर्सन आपको सोल आर्बिट्रेटर देगा ना। उसके बाद आता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? इनफॉर्मल है। कंसिलिएशन में कोई अवार्ड या ऑर्डर दिया जाता है? कंसिलिएटर देता है? नहीं देता, वो सिर्फ क्या करता है? फैसला करता है। उसके बाद पार्टीज क्या करती हैं? उसको साइन कर देती हैं, लिख देती हैं। ठीक है। दूसरी चीज, मीडिएशन। क्या होता है? बिचौले। ठीक है। ये कोई ऑर्डर पास करते हैं? नहीं करते। क्या ये बहुत ही क्विकली होता है काम? इसमें फास्टर है, खर्चा कम आता है। यस। लास्ट में लोक अदालत। सेट कौन करता है? पीपल ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई वी कॉल इट पीपल्स कोर्ट। बस ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है। और आपके पास एक्सेस तो है, जब रिवीजन करनी हो ना इस चैप्टर के लिए स्पेशली, मेरी वीडियोस ही देख लेना। दैट्स मोर देन एनफ। 5 मार्क्स के लिए पूरा दिन लगाना जस्ट बिकॉज यार पहले चैप्टर में तो 1 से लेके 7 यूनिट्स हैं, तो आज तो मैं पूरा दिन इसी चैप्टर पे लगाऊंगी। डोंट डू दैट। स्पीड फास्ट करना, 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पे वापस से मेरी वीडियो ही देख लेना जब आपको रिवीजन करनी हो। बट अभी घर जाके इसको खुद पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। हमारी क्लास का क्या रूल चल रहा है? 24 आवर रिविजन, यानी कि जो आज मैं कराती हूँ रात को सोने से पहले करके सो जाओ। इट विल बी सो गुड फॉर यू। ठीक है। तो अब होमवर्क क्या है आपका? अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो। ठीक है। अगर पहले वाले टॉपिक्स आप रिवाइज कर चुके हो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है? रुको, बैग्स तो आपके पैक होने शुरू हो गए हैं। लास्ट यूनिट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे विच इज सपोज टू बी ऑन ट्यूजडे। अब आपको क्या करना है? ये देखो लीगल टर्म्स, एक्स्ट्रा डिक्शनरी डाल दी है आपको। बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं, इसमें से कम आधे आप पढ़ के आएंगे। क्या है मैम? ये डिक्शनरी है। एब इनिशियो का मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, एक्शनेबल पर सी, द वेरी एक्ट इज पनिशेबल। इस तरह से आप कम से कम आधे रीड करके आओगे, बिकॉज ये तो मैं नहीं करा सकती। लर्न कैसे करवाऊं? ये तो बस वर्ड है, ये भी पढ़ चुके हो आप। नेमो, डेबिट, ये सब चीजें, कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो। नोवेशन क्या होता है? न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू प्लेस, पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट हटा देते हैं। काफी सारी चीजें आप पहले से कर चुके हैं। पारी पासू पढ़ चुके हैं, विद एन इक्वल स्टेप, एट पार। क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन, ये भी आपने पढ़ लिया। रेशियो डेसिडेंडी, क्या बात है, काफी सारी चीजें तो आपने पढ़ी हुई हैं। तो देखो 3-4 पेजेस में है, कम से कम आधे आज पढ़ लो, आधे अगली क्लास के साथ होमवर्क में ले लेना। तो ऐसे करके हम पूरा चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है। लेट्स वाइंड अप द सेशन नाउ। कुछ डाउट है किसी का? कुछ? ओके, ठीक है।